नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो भारत की है उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें मंत्रिपरिषद के लिए क्या और मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, इन चीज़ों को जानेंगे। तो मंत्रिपरिषद जो है वह मंत्रिमंडल जो है वह कार्यपालिका का ही अंग है। यानी कि भारत का जो कार्यपालिका है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद इन चीज़ों से मिलकर के बनता है। तो हमारे संविधान में भाग 5 क्या कहता है कि भाग 5 में क्या है, भारत का कार्यपालिका का उल्लेख है। कार्यपालिका का उल्लेख कहाँ है? संविधान में भाग 5 में। और अनुच्छेद जो दिया गया है संविधान में, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 है, वह किससे संबंधित है? तो भारत के कार्यपालिका से संबंधित है। तो हम आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में और साथ में जानेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था जो दिया गया है, हमारे संविधान में, भारत के संविधान में जो सरकार की संसदीय व्यवस्था दिया गया है वह ब्रिटिश मॉडल पे आधारित है। किस पे आधारित है? ब्रिटिश सरकार की जो ब्रिटिश मॉडल है, संसदीय व्यवस्था जो ब्रिटिश में है, ब्रिटेन में है, उसी पे आधारित है हमारा ये सरकार की संसदीय व्यवस्था। इसमें है मंत्रिपरिषद में है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में है राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी कौन होता है? मंत्रिपरिषद। मुख्य मंत्रिपरिषद जो होता है, भारत का जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो होता है राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी। और इनका जो मुखिया होता है, जो प्रमुख व्यक्ति होता है, वह होता है प्रधानमंत्री। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि संवैधानिक प्रावधान, यानी कि संविधान में जो प्रावधान क्या है, संवैधानिक जो प्रावधान है उसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 74 है। 74 के तहत यह उल्लेख है कि देश में क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। देश में मंत्रिपरिषद होगा। ये बात किस में है? 74 में है। 74 ही कहता है कि देश में एक मंत्रिपरिषद होगा। और 75 जो है वह है, तो 74 में है कि राष्ट्रपति के सहायता और राष्ट्रपति को परामर्श तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। किसको सलाह देने के लिए? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह और तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। यह अनुच्छेद कितना कहता है? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किया गया है, वो है अनुच्छेद 75 में। इसमें है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 75 के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होता है, वो अनुच्छेद 75 के। दो ही अनुच्छेद संविधान में दिया गया है, 74 और 75। इसी में उल्लेख है मंत्रिपरिषद का। संविधान में मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, केवल दो अनुच्छेद है, 74 और 75, इन्हीं में इसका उल्लेख किया गया है। आगे जो हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में जो अन्य उपबंध है उसके बारे में पहला जो पॉइंट है वह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होगा वो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति के माध्यम से होगा नियुक्ति। प्रधानमंत्री के द्वारा कहने पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। वो अनुच्छेद कितना के तहत? यानी कि 75 के तहत ही नियुक्ति करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगा वो अनुच्छेद 75 के तहत होगा, प्रधानमंत्री के सलाह पे। अगला जो है वो है, दूसरा पॉइंट जो है वह है मंत्रिपरिषद की कुल संख्या। मंत्रिपरिषद की कुल संख्या होगा वह किस प्रकार से होगा? यानी कि संसद के जितने भी सदस्य होंगे उसका 15%, 15%, कितना प्रतिशत? 15% ही मंत्रिपरिषद की संख्या होगा। मंत्रिपरिषद की संख्या कितना होगा? संसद का जितना सदस्य होगा उसका 15% ही मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा। उसके बाद अगला जो है पॉइंट वो है दल बदल है। जो भी मंत्री अपना दल दूसरे दल में बदलते हैं तो संसद के सदस्यता के लिए आयोग घोषित किया जाता है। तो क्या होता है? उसका जो पद होता है, मंत्री का जो मंत्री पद होता है, उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है प्रसाद पर्यंत, यानी कि जितने भी मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे।
उसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रियों की सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति होगा। मंत्रियों की सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होता है। आगे जो पॉइंट है इसका है शपथ। शपथ जो लेंगे मंत्री वो राष्ट्रपति के सम्मुख लेंगे शपथ, और विभिन्न मंत्री जो बनते हैं वो राष्ट्रपति के सम्मुख ही शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ लेते हैं और अपना पद बनाते हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद जो 77 है, अनुच्छेद 77 में बात है कि सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, यानी जितने भी भारत सरकार की जो कार्यवाहियों के संचालन होगा वह किसके नाम पे होगा? राष्ट्रपति के नाम पे होगा और मंत्रिपरिषद के सहायता से। उसके बाद अगला जो अनुच्छेद है 78 है, यह कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि मंत्रियों जो भी विधि या कानून से प्रस्ताव रखते हैं उसको राष्ट्रपति के सम्मुख रखना, राष्ट्रपति को बताना अपने मंत्रियों के बारे में क्या चल रहा है, कार्य व्यवस्था क्या हो रहा है, इन चीजों को बताने का कार्य प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को बताएंगे। इसके बाद अगला जो अनुच्छेद है 88, यह कहता है सदन में मंत्रियों का अधिकार। 88 जो है वह कहता है कि सदन में मंत्रियों को क्या अधिकार है, यानी कि जितने भी मंत्री होते हैं किसी भी सदन का हो सकते हैं या राज्यसभा का या लोकसभा का, ये इनको यह अधिकार है, मंत्रियों का यह अधिकार है कि किसी भी सदन में बैठक कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान किसी विधि पे, किसी विधेयक पे मतदान नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी भी सदन में मंत्रियों का बैठने का अधिकार है और भाग लेने का अधिकार है। इसके बाद आगे जो है वह हम देखेंगे कि आगे अगला जो है पॉइंट वह है मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद की संरचना होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 तरह की मंत्रियां होती हैं। कैबिनेट मंत्री, पहला जो होता है वह होता है कैबिनेट मंत्री होता है। दूसरा जो होता है वो होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। यानी कि 3 तरह की मंत्री होते हैं ये, और इससे बनता है संरचना, इसी प्रकार से होता है। 3 तरह की मंत्रियों से मंत्रिपरिषद की संरचना होता है। मंत्रिपरिषद में आते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिमंडल की भूमिका, अगला जो पॉइंट है वह है मंत्रिमंडल की भूमिका। इसमें पहला जो है राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद होते हैं, वह उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था होती है। पहला जो पॉइंट है वह है राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद जो होते हैं कि उच्च निर्णय लेते हैं, उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था होती है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वह है केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक होती है। कौन? मंत्रिपरिषद। इसके बाद अगला जो है वह है उच्च कार्यकारिणी होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है वह देश की उच्च कार्यकारिणी व्यवस्था होती है। अगला जो है राष्ट्रपति की सलाहकारी होती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है। कौन? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के सलाह पे ही काम करती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति कार्य करते हैं। इसके बाद अगला वो जो पॉइंट है वह है केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में मुख्य समन्वयक के काम करते हैं मंत्रिपरिषद, देश का मंत्रिपरिषद। अगला जो पॉइंट है वह है मुख्य आपदा प्रबंधक, यानी कि देश में जब आपातकाल घोषित किया जाता है, किसी प्रकार की आपदा होती है, तो उसका प्रबंधन करने वाली मुख्य जो संस्था है वह कौन है? तो वह केंद्रीय मंत्री है। मुख्य संस्था कौन है? केंद्रीय मंत्री। अगला पॉइंट है वह है बड़े विधायी एवं वित्तीय मामलों से निपटती है। जितने भी बड़े विधायी शक्ति होती है, विधायी पावर है, और वित्तीय मामले जितने होते हैं उन सभी से निपटती है। कौन? मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अगला जो पॉइंट है वह है विदेश नीति और मामले को देखती है। कौन? मंत्रिपरिषद। जितने भी विदेश से दूसरे देशों से जुड़े हुए मामले होते हैं उनको देखने का काम कौन करती है? मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करती है और राष्ट्रपति को सलाह देती है। इसके बाद हम जानेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। अंतर है वो है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वह एक बड़ा निकाय है, बड़ी निकाय है। मंत्रिपरिषद क्या है? एक बड़ी निकाय है जिसमें सदस्यों की संख्या
60 से लेकर के 70 तक होती है और यह मंत्री परिषद बनती है। और इसमें है मंत्रिमंडल में क्या है कि यह एक छोटी निकाय है। मंत्रिमंडल एक छोटी निकाय है, इसमें मात्र 15 से 20 सदस्यों से मिलकर के क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है। उसके बाद अगला जो डिफरेंट है, अंतर है, वह है मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। मंत्रियों की 3 श्रेणियां, कितनी श्रेणियां, 3 श्रेणियां से मिलकर के मंत्री परिषद बनता है। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसमें क्या अंतर है, इसमें है केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। मंत्रिमंडल में क्या होता है, केवल कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वही होते हैं मंत्रिमंडल, उसी से बनता है। केवल कैबिनेट मंत्री से ही मंत्रिमंडल बनता है। लेकिन मंत्री परिषद जो है वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर के क्या बनता है, मंत्री परिषद। लेकिन मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्री से ही बनता है। इस तरह से अगला जो अंतर है वो है कार्यों हेतु एक बैठक नहीं, यानी कि कार्यों हेतु एक सामूहिक बैठक नहीं करते हैं, एक साथ में इनका बैठक नहीं होता। मंत्री परिषद के सदस्य जो होते हैं किसी कार्य के लिए एक साथ बैठक नहीं करते हैं। यानी कि इसमें है कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री अलग अलग होते हैं, अलग अलग इनका अधिकार है, इनका अलग अलग वेतन है, अलग अलग पद है। तो इसी कारण से इनका जो बैठक होता है, कार्यों के हेतु बैठक जो होता है वह एक साथ नहीं करते हैं और यह बैठक अलग अलग करती हैं। और इसमें अंतर है, मंत्रिमंडल में क्या है, मंडल एक निकाय के रूप में है और यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक एक साथ करती है। मंत्रिमंडल जो है वह एक निकाय के रूप में है और यह हफ्ते में सामान्यतः एक हफ्ता में एक बार बैठक जरूर करती हैं और यह कार्य करती हैं। इसके बाद अगला जो डिफरेंट हुआ है, सभी शक्तियों का, इसमें है सभी शक्तियां प्राप्त है। मंत्री परिषद में क्या है, सभी शक्तियां प्राप्त है, परंतु किसमें, कागजों में ही प्राप्त है, व्यक्तिगत नहीं प्राप्त है। और इसमें क्या है मंत्रिमंडल में कि मंत्री परिषद के शक्तियों का प्रयोग, मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मंत्रिमंडल। यानी कि बड़े स्तर में क्या है, मंत्रिमंडल ही है। लेकिन अगर बड़ी निकाय कहा जाए तो वो मंत्री परिषद है और छोटे निकाय मंत्रिमंडल है। लेकिन पावर के रूप में अगर देखेंगे तो मंत्री परिषद को जो शक्तियां होता है उसका प्रयोग करता है मंत्रिमंडल। तो इस तरह से मंत्रिमंडल है वो पावर के रूप में बड़ी है। इसके बाद अगला जो अंतर है वो है कार्यों का निर्धारण। मंत्रिमंडल जो होते हैं वो कार्यों का निर्धारण जो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल जो है वो कार्यों का निर्धारण करते हैं और मंत्री परिषद पे लगाते हैं। और तो मंत्रिमंडल जो होती है वो राजनीतिक निर्णय लेकर के निर्देश देती है। किसको, मंत्री परिषद को निर्देश देने का काम कौन करता है, मंत्रिमंडल ही करता है। और राजनीतिक निर्णय जितने भी लेंगे वो निर्देश देते हैं मंत्री परिषद को। अगला जो डिफरेंट है वो है मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करने का काम कौन करता है, वह मंत्री परिषद के द्वारा ही। जितने भी मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो लागू किसके द्वारा किया जाएगा, मंत्री परिषद के द्वारा। इसमें है कि मंत्रिमंडल अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है। यानी कि जो भी अपने मंत्री परिषद के प्रति जो भी निर्णय लेंगे उनकी अनुपालन की देखरेख करती है वह मंत्रिमंडल करती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है संवैधानिक निकाय। मंत्री परिषद जो होती है एक संवैधानिक निकाय होती है और अनुच्छेद 74 और 75 में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख है। 2 आर्टिकल है जिसमें मंत्री परिषद की उल्लेख किया गया है, चर्चा की गई है कि हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था में एक मंत्री परिषद होगी और यह मंत्री परिषद 3 मंत्रियों के मिलने से बनेगा। यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर के बनता है, प्रधानमंत्री से मिलकर बनता है मंत्री परिषद। इसके बाद अगला जो है इसमें वह है कि मंत्रिमंडल को अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 जो है वह मंत्रिमंडल से संबंधित है और यह संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मंत्रिमंडल जो है वह संविधान के संशोधन द्वारा आया था और ये जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया था, 1978 में 44वां संविधान संशोधन जब आया था उस समय देश में मंत्रिमंडल को शामिल किया गया, संविधान में मंत्रिमंडल को शामिल किया गया। तो इस तरह से हमने केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में बहुत ही कम समय में जाने और समझे। चलिए, थैंक यू।